हे दोस्तों, आज हम IAS मेंस GS पेपर 2 के सन 2017 के PYQ देखेंगे। इससे पहले हमने GS पेपर 2 के सन 2020, 2019 एंड 2018 के PYQ देखे थे। तो इसमें पहला प्रश्न या क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रूव्ड टू द इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। Critically examine the statement and give your views to improve the situation. Answer in 150 words। तो आपको पहले तो हर प्रश्न में कीवर्ड छांटने आने चाहिए। अब आप कहेंगे कि आखिर ये कीवर्ड है क्या? तो कीवर्ड ऐसे शब्द होंगे जिन शब्दों के चारों ओर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। जैसे इस प्रश्न का कीवर्ड है स्थानीय स्वशासन पद्धति और इंग्लिश में द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम। तो इस प्रश्न में कह रहे हैं कि जो आपका स्थानीय स्वशासन है यह प्रभावी शासन साधन साबित नहीं हुई है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक मीन्स आप इस स्वशासन में अपनी तरफ से गलतियां और अच्छाइयां बताइए। जो इसमें गलतियां निकलें उन गलतियों के सुधार के लिए आप रास्ते भी बतलाइए। इस प्रश्न में है, भारत में उच्चतम न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में, क्रिटिकली एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014 विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया। आंसर इन 150 वर्ड्स। इसमें कह रहे हैं कि जो भारत के न्यायपालिका में जो हाई लेवल के न्यायपालिकाएं होती हैं, उन न्यायपालिका के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 के अधीन की जाती है। तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय का आप अपने शब्दों में अच्छे और बुरे दोनों पक्ष बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहे हैं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव प्रसार की अवधि और व्यय को भी सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। चर्चा कीजिए। उत्तर आप 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में, सिमुलटेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज विल लिमिट टू अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंट इन electioneering, but it will reduce the government's accountability to the people. Discuss answer in 150 words। इसमें ये कह रहे हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं, आपको बतला दे, लोकसभा जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और राज्यसभा के चुनाव के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन होता है। तो ये दोनों जो चुनाव हैं इन्हें एक ही समय पर करवाने पर चुनाव प्रसार की अवधि और वह दोनों कम हो जाएंगे, परंतु ऐसा करने से सरकार जो होगी उसकी जवाबदेही लोगों के प्रति कम हो जाएगी। इस कथन पर आप चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें है, भारतीय राजनीतिक उपक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली रूप से उभरे हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस? डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव emerged as more powerful than formal pressure groups in recent years? Answer in 150 words। तो इसमें कह रहे हैं दबाव समूह
जो राजनीति होती है, इस राजनीति को प्रभावित करने वाले जो ये दबाव समूह है, ये दबाव समूह औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में अनौपचारिक दबाव समूह ज़्यादा शक्तिशाली रूप में उभरते हैं। मतलब कहने का यह है कि जो अनौपचारिक दबाव समूह है, ये राजनीति को औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन स्टेबलाइजिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। इसमें कह रहे हैं कि जनता के प्रति जो जवाब देने का कार्य सरकार करती है, उसको स्थापित करने में लोक लेखा समिति की विवेचना या लोक लेखा समिति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसे बतलाइए। तो आपको बता दें कि लोक लेखा समिति जो संसद में उसके कार्य होते हैं, उनका लेखा जोखा रखती है, और यह राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है, जो कि वर्तमान में जिनकी संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है जल सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता को लक्षित करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़ना होगा। आवास योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेशन ऑफ पॉलिसीज एड्रेसिंग वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन नीड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी segments is to be synchronized with the anticipated outcomes. Examine the statement in the context of the WASH scheme. Answer in 150 words. इस प्रश्न का जो कीवर्ड है आपका वो है वास योजना। यदि आप वास योजना को पढ़ लीजिए और उसे तैयार कर लीजिए तो इस प्रश्न का आप उत्तर अवश्य दे देंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि जल सफाई एवं स्वच्छता 3 जल सफाई एवं स्वच्छता को बहुत प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सबसे पहले आप समाज के उन वर्गों को खोजिए जिनको इनकी आवश्यकता है, तभी आप जैसा चाहते हैं परिणाम वैसे आपको मिलेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को पहचानना और इन व्यक्तियों को इन सुविधाएं देना वास योजना के अंतर्गत आप समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न में है क्या निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में डच द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016 इंश्योर इफेक्टिव mechanism for implement and inclusion of the intended beneficiaries in the society. Discuss. Answer in 150 words. इस प्रश्न में कह रहे हैं आपसे कि जो निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 पास हुआ था, इसका मेन लक्ष्य क्या था कि समाज में जितने सारे व्यक्ति हैं जिनको उनको ज़रूरत है सशक्ति और समावेशन की, उनको यह उपलब्ध कराएगा। यह अधिनियम 2016 में पास हुआ था और ये क्वेश्चन पेपर आपका 2017 का है। जाहिर सी बात है ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में है अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। मूल्यांकन कीजिए कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है। सुधार के लिए उपाय सुझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में हंगर एंड पॉवर्टी आर द बिगेस्ट चैलेंज फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया स्टिल टुडे। इवैल्यूएट हाउ फार सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैज progressed in dealing with these homogeneous problems. Suggest measure for improvement. Answer in 150 words. इस प्रश्न में यह है
कि जो आज की सबसे अच्छी से अच्छी सरकार भी बन रही है, उसके सामने भूख और गरीबी आज भी एक समस्या के रूप में उपस्थित है, क्योंकि आज भी भूख और गरीबी भारत से नहीं मिट पाई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो क्रमिक सरकारें आई हैं जो 5 साल बाद, उन क्रमिक सरकारों ने भूख और गरीबी को किस हद तक मिटाने का कार्य किया, और जो भी आज के समय में भूख और गरीबी को मिटाने के लिए आपकी तरफ से जो भी सुधार संभव हो सके वो इस प्रश्न में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न में है, चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस कथन के प्रकाश में उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए, जो आपका होगा 10 मार्क्स का। इंग्लिश में, चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल्स टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। In the light of this statement, discuss its impact on India as her neighbor. Answer in 150 words, जिसका जो होगा आपका 10 मार्क्स का। तो इस प्रश्न में कह रहे हैं, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। आपको पता ही होगा कि जो आपका जीएस पेपर 3 होता है, 2, इसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी ही पूछी जाती है। बस आप पॉलिटी तैयार कर लीजिए अच्छे से, सिलेबस वाली, आपके सभी प्रश्न संभव हो जाएंगे आपसे। तो इस प्रश्न में कहते हैं कि जो चीन के आर्थिक संबंध एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष है, वह इस सकारात्मक व्यापार अधिशेष मीन्स जो व्यापार में बचा हुआ अतिरिक्त उसके पास धन है, उसको वह अपनी सैनिक शक्ति में लगा रही है, क्योंकि उसे एशिया में अपना प्रभाव जमाना है। तो इस प्रभावों पर चर्चा आपको करना है अपने देश भारत को अपनी नज़र में लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसॉक के प्रमुख प्रकार क्या हैं? इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस Economic and Social Council (ECOSOC)? Explain different functional commissions attached to it. Answer in 150 words. तो इस प्रश्न में कह रहे हैं आपसे कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद है, जिसे शॉर्ट में इकोसॉक कहते हैं, के कार्य क्या हैं, और इस इकोसॉक से जुड़े हुए विभिन्न कार्य करने वाले आयोग कौन कौन से, उनके बारे में आप लिखिए। दोस्तों, ये टोटल 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का, जिसे लिखने के लिए आपको 250 शब्दों का उपयोग करना होगा। हमने कैलकुलेशन कर निकाला था, तो प्रत्येक क्वेश्चन को लिखने के लिए हमें 11 मिनट 45 सेकंड का समय मिलता है। तो आप अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है, संविधान 101 संशोधन अधिनियम 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। क्या आप समझते हैं कि यह करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में काफ़ी प्रभावकारी है? इंग्लिश में, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 101st Amendment Act 2016. Do you think it is efficacious enough to remove cascading effect of taxes and provide for common national market for goods and service? Answer in 250 words. तो इस प्रश्न का जो पहले तो आप जानिए कीवर्ड क्या है। इस प्रश्न का जो आपका कीवर्ड है आपका संविधान 101 संशोधन अधिनियम 2016। इसमें से आपसे कह रहे हैं कि जो ये आपका संविधान में से 101वां संशोधन हुआ था, जिसे हमने संविधान अधिनियम 2016 के नाम से जाना। तो इस संविधान अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषताएं बताइए
और साथ में जो ये संविधान अधिनियम 2016 हुआ है, इससे क्या टैक्स के प्रभाव को कम करने और जो सेवाएं और माल हैं इनके साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने में क्या इसकी कुछ मदद होगी? तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में दीजिए कि यदि मददगारी होगा तो कैसे, नहीं होगा तो कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी, आंसर इन 250 वर्ड्स। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको सबसे पहले बस एक पढ़ लेना है जो आपके मौलिक अधिकार हैं। इन मौलिक अधिकारों को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर जो आपके निजता के अधिकार, जो निजता का अधिकार था राइट टू प्राइवेसी, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, उस निर्णय को आप जानिए, फिर आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता है और इसके कारण भी बताइए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज provisions for holding joint session of the two houses of the parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it cannot, with reason therefore, answer in 150 words. तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे भारत देश का संविधान है, जो हमारा भारत देश का संसद है, इस संसद में से दो आपके सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों सदनों को आप एक साथ कब बुलाते हैं और कब नहीं बुलाते हैं, उन कारणों को बतलाइए कि कब दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है और कब दोनों सदनों को एक साथ बुलाया नहीं जाता है। तो इसके लिए बस आप सबसे पहले संसद के दोनों जो आपके सदन हैं इनके विषय में अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में है भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्वपूर्ण है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful? Answer in 250 words. तो इस क्वेश्चन का जो पहले तो आप जानिए कि कीवर्ड क्या है। तो इसका कीवर्ड है चुनाव आयोग ने जो 2016 में चुनावी सुधार किए थे। ये तो आप देखिए, ये जीएस पेपर 2 का सन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये जो चुनाव सुधार हुए थे जो कि चुनाव आयोग ने किए थे 2016 में, तो जस्ट एक साल पहले का करंट का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सन 2016 में चुनावों को सुधार में से चुनाव आयोग ने जो सुधार किए, तो पहले आप उन सुधार को बताइए। दूसरी चीज, ये कितनी सीमा तक आपके सुधारों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में है महिलाएं जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एबल टू स्ट्रेटजाइज एंड
tackle the problem that women face at both public and private spheres. Give reasons in support of your answer. Answer in 250 words. तो इस क्वेश्चन का आप उत्तर देने से पहले जानिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है और ये महिलाओं के लिए क्या करता है। उसके बाद जो हमारे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग है, यह जो है तो जो हमारी महिलाएं होती हैं उन महिलाओं के सामने जो सार्वजनिक स्थल और निजी स्थल पर जो समस्याएं होती हैं, क्या उन समस्याओं को निपटाने में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो रणनीतियां बनाई हैं वो क्या सफल नहीं हैं। तो आप अपने उत्तर जो भी लिखेंगे उस उत्तर के उदाहरणों के साथ ठोस रूप से प्रेजेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न में है, वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों का उद्भव राज्य की विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है। विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में द इमरजेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGOs in contemporary times point to the slow but steady withdrawal of the state from developmental activities. Examine the role of the SHGOs in developmental activities and the measures taken by the government of India to promote the SHGOs. Answer in 250 words. तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप जानिए कि ये स्वयं सहायता समूह होते क्या हैं। तो स्वयं सहायता समूह वे होते हैं जो लोगों की मदद खुद करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्वयं सहायता समूह आज के समय में हमारे समाज में उदय हो रहे हैं, तो इन सहायता समूहों का जो मेन कार्य होता है वो विकासात्मक प्रक्रिया में भाग देना। तो इस कारण से जो राज्य की जितनी सारी विकासात्मक गतिविधियां हैं वो धीरे होती जा रही हैं। तो इसलिए जो आपकी ये भारत सरकार है, यह स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर रही है कि हाँ, आप समाज में विकासात्मक गतिविधियां करते रहें और हम आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न में है, भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उन्हें राजनैतिक इच्छा शक्ति का सहारा नहीं मिलता है। भारत में प्रमुख न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स इन इंडिया रिमेन्स मेयर sophies until and unless they are backed up the political will discuss with reference to the performance of the major poverty alleviation program in India. Answer in 250 words. तो इस प्रश्न में कह रहे हैं आपसे कि जो हमारे भारत देश में आज भी जितनी सारी निर्धनता है, न्यूनीकरण, तो ये निर्धनता क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा कि राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से आज भी भारत देश में जो है निर्धनता बनी हुई है। तो निर्धनता न्यूनीकरण, निर्धनता कम करने के लिए जो जितने सारे कार्यक्रम किए जाते हैं उन कार्यक्रमों की आप चर्चा कीजिए। तो आपको एक बात बतला दें कि आप जब भी कोई प्रश्न पढ़ना, चाहे वो GS 1 का हो, चाहे वो GS 2 का हो और चाहे वो GS 3 का हो, तो आप हर प्रश्न में देखना कि क्या यह प्रश्न पत्र आज जिस टाइम पर हैं, आप आज इस समय आप हैं सन 2021, थोड़े ही समय बाद हो जाएगा। तो इस टाइम पीरियड पर देखना कि जो भी प्रश्न है, क्या यह प्रश्न इस आने वाले समय में अर्थात 2022 और 2023 में क्या यह महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाएगा। यदि ऐसा आपको पता चल रहा है कि यह प्रश्न आने वाले समय में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो आप उसे तैयार कर लेना
और आने वाले समय में वो प्रश्न आपसे पूछा भी जाएगा, इसके बहुत अधिक चांसेज हैं। जैसे हमने बहुत सारे प्रश्नों में देखा कि जो सन 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं वही प्रश्न आपके सन 2019 में भी पूछे गए। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न में है, प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, अर्थात बनाई गई थी, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है, अर्थात आज के समय में जो हमें दिखाई नहीं देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में, इन स्टेटली सिविल सर्विस इन इंडिया were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that classic reforms are required in civil service? Comment in 250 words। तो इस प्रश्न का जो आप पहले देखें कीवर्ड क्या है। पहला तो इसका कीवर्ड है कि लोक सेवाएं। यही लोक सेवाएं जिसकी तैयारी आप भी कर रहे हैं, इन्हीं लोक सेवाओं के अंतर्गत ही आपका IAS, IPS, IRS, IFS ऐसे ही बहुत सारी 24 जॉब्स आ जाती हैं। तो इन जॉब्स का या इन नौकरियों का जो मेन रूप था इन्हें बनाने का, वो था तटस्थता और प्रभावशीलता को प्राप्त करना। किंतु वर्तमान समय में ना तो तटस्थता और ना ही प्रभावशीलता दिखाई देती है। तो इसलिए हम इन लोक सेवाओं के सुधार में क्या क्या कदम उठा सकते हैं उनके विषय में आप बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। आपसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका 8 नंबर और 9 नंबर, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 आपका हमेशा IR से पूछा जाएगा, अर्थात आपके 4 क्वेश्चन होंगे IR से। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होंगे 10 मार्क्स, तो टोटल 2 क्वेश्चन आपके होंगे 20 मार्क्स, और इधर ये आपके 2 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, अर्थात ये होंगे 13 मार्क्स के। तो इस प्रकार आप देखें तो आप GS पेपर 2 में आपका इंटरनेशनल टोटल पूछा जाता है 50 मार्क्स का सॉरी। सो अब आप देखिए इस प्रश्न को। इसमें कह रहे हैं कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रश्न का जो कीवर्ड है ऊर्जा नीति सहयोग, इसे आप जान लीजिए तो आप इस प्रश्न का बहुत अच्छे से उत्तर दे देंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है, ये हमारा जो भारत देश है, ये हमारा भारत देश पश्चिम एशियाई देशों के साथ क्या कर रहा है, अपनी वो बना रहा है संबंध। तो आपके जो इधर होंगे ईस्ट ओर, एशिया के ईस्ट ओर देश, जैसे आपका सऊदी अरब और वहीं पर आपके ईरान, इराक, ये सभी देश आपके पश्चिम एशियाई देश हैं। तो इनके साथ भारत ऊर्जा नीति सहयोग जो भी बना रहा है उनके विषय में लिखना है। वेल, हमने पहले भी कहा था कि जितने सारे आपके क्वेश्चन IR से होंगे वो 99% करंट से रिलेटेड ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अब प्रश्न में है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का मूल्य निरूपण कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में, इंडियन डायस्पोरा हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एम्फसाइज द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन साउथ ईस्ट एशिया इन द कंटेक्स्ट। आंसर इन 250 वर्ड्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल है, आपके यहाँ पर जो दक्षिण पूर्वाई देश हैं, जो भी आपके यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, यहाँ पर जो भी हमारे भारतीय लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए, ये वहाँ की अर्थव्यवस्था
और वहाँ के समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसको बतलाइए और साथ में ये जो भूमिका निभाते हैं हमारे भारतीय प्रवासी भाई, इनका मूल्यीकरण कीजिए, अर्थात अपने शब्दों में बतलाइए कि वो कौन सी भूमिका ये इन कंट्रीज में निभाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन से होंगे। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश आपके होंगे जो यहाँ पर ये है आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा और यहीं पर ये फिलीपींस, ये है हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई देश और ये हमारी इंडिया है। सो हमने इस वीडियोस में टोटल क्वेश्चन देख लिए जीएस के। नेक्स्ट वीडियोस में हम सन 2016 के जीएस पेपर के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू एंड सो मच।